फ्रेंड्स, आज हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन का लेक्चर नंबर 9 शुरू करेंगे। आपको याद होगा कि लेक्चर नंबर 8 में मैंने आपको एसिड बेस टाइट्रेशन मैंने पढ़ाया था और चूंकि लेक्चर लंबा हो रहा था तो मैंने उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो यहाँ हम लोग है ना उसी की कंटिन्यूटी में यहाँ पे पढ़ाई करेंगे। तो लेक्चर नंबर 9 भी रेडॉक्स रिएक्शंस पे ही बेस्ड है ना। लेक्चर नंबर 9 यहाँ पर सबसे पहला टॉपिक जो पढ़ना है, हम लोगों ने पिछली बार जो क्वेश्चंस किए थे वो सिंपल रेडॉक्स टाइट्रेशंस पे, सिंपल एसिड बेस टाइट्रेशंस पे थे। अब यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा उसमें कॉम्प्लेक्सिटी इंट्रोड्यूस करते हैं। एक अलग तरह का टाइट्रेशन होता है जिसको हम लोग डबल टाइट्रेशन कहते हैं, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बातचीत करेंगे। तो डबल टाइट्रेशन डबल टाइट्रेशन क्या होता है ये आपको समझ में आएगा। कई बार हम लोग दो बार टाइट्रेशन करते हैं सेम सॉल्यूशन का, उसको डबल टाइट्रेशन कहते हैं। और उसमें अक्सर हम लोग है ना इंडिकेटर्स डालते हैं। तो पहले एंड पॉइंट पर हम रुक जाते हैं है ना, और फिर टाइट्रेशन दोबारा करते हैं फर्स्ट एंड पॉइंट के बाद। तो इस तरह के टाइट्रेशन जिनमें दो बार, इस तरह का वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस जिसमें हम लोग दो बार टाइट्रेशन करना पड़े, उसको डबल टाइट्रेशन कहते हैं। मैं इसकी जो थ्योरी है वो आपको समझा देता हूं और असलियत में डबल टाइट्रेशन का क्या मतलब होता है ये क्वेश्चन के जरिए ही आपको समझ में आएगा। तो फिलहाल आप जितना मैं थ्योरी बता रहा हूं उतना आप ना लर्न कीजिए और डबल टाइट्रेशन का मतलब क्वेश्चन के थ्रू क्लियर होगा। मान लीजिए कहीं पर कई सारे बेसिस है, NaOH है ना, NaHCO3 है और NHCO3 है और Na2CO3 है। तो याद रखिए, अगर आप इन तीनों का टाइट्रेशन करेंगे तो ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है। ठीक है, दिस इज स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। फिर इसके बाद Na2CO3 आता है। ठीक है, इसके बाद Na2CO3 आता है, सेकेंड स्ट्रॉन्गेस्ट। और इनमें सबसे वीकेस्ट बेस NaHCO3 है। दिस इज है ना वीकेस्ट बेस। ठीक है, ये वीकेस्ट बेस है। तो याद रखिए, जब भी किसी बेस से आप नहीं किसी एसिड से आप टाइट्रेशन करेंगे तो सबसे पहले ये रिएक्ट करेगा, फिर ये, अगर तीनों एक साथ मिक्सचर में दिए होंगे तो। ठीक है, अगर NaOH रिएक्ट करेगा किसी भी एसिड से तो उसका रिएक्शन हम सभी जानते हैं कैसा होता है, HCl चेंजेस इनटू NaCl प्लस H2O। ठीक है, ये रिएक्शन हो जाएगा। अगर कहीं पे, अब मान लीजिए मैं इसका टाइट्रेशन कर रहा हूं HCl से, तो पहला एंड पॉइंट कहां आएगा, जब NaOH रिएक्ट कर जाएगा, फर्स्ट एंड पॉइंट हो गया। ठीक है, फिर हम दोबारा टाइट्रेशन करेंगे, अब ये रिएक्ट करना शुरू करेंगे। तो कई बार ऐसा होता है कि जिसका आप टाइट्रेशन कर रहे हैं उसमें कई सारे कंपोनेंट्स हैं जो एक दूसरे से जो टाइट्रेशन के दौरान फेजेस में रिएक्ट करते हैं कि NaOH फर्स्ट फेज में रिएक्ट करेगा, Na2CO3 सेकंड फेज में रिएक्ट करेगा, NaHCO3 थर्ड फेज में रिएक्ट करेगा। तो ऐसे टाइट्रेशन जिसमें कई चीजें फेजेस में रिएक्ट करती हैं डबल टाइट्रेशन कहते हैं। ठीक है, अगर ये रिएक्ट करेगा तो कैसे रिएक्ट करेगा, Na2CO3 प्लस HCl will change into NaHCO3, यानी अगर ये HCl से रिएक्ट करेगा तो ये भी उसी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो लास्ट में अगर मैं इन तीनों का टाइट्रेशन कर रहा हूं तो सबसे पहले NaOH एग्जॉस्ट हो जाएगा, फिर सेकंड टाइम जब टाइट्रेशन करूंगा तो Na2CO3 एग्जॉस्ट होगा और एग्जॉस्ट होके वो अनरिएक्टिव नहीं हो जाएगा, वो NaHCO3 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और लास्टली जब आप NaHCO3 को टाइट्रेट करेंगे तो वो HCl से रिएक्ट करके H2CO3 प्लस NaCl में चेंज कर जाएगा। ठीक है, यहां पे भी मैं NaCl लिख सकता था है ना, NaCl में चेंज कर जाएगा, ये भी NaCl में चेंज कर जाएगा। ये तो रिएक्शंस हो गए। ठीक है, अच्छा ध्यान रखिए कि फिनोल्फ्थेलीन और मिथाइल ऑरेंज दो चीजें अब इसमें हम डाल सकते हैं। इंडिकेटर्स का डबल टाइट्रेशन में क्या रोल है ये भी समझिए। ठीक है, पहली बात, या मैं इसको नोट करके लिखा देता हूं। ठीक है, और इस बात का भी मतलब आपको क्वेश्चन के दौरान पता चलेगा। हम लोग जब भी बेस वीक होता है और टाइट्रेट करते हैं, ठीक है, तो हम एसिड बेस टाइट्रेशन में अक्सर मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फ्थेलीन दोनों हम इंडिकेटर्स की तरह इस्तेमाल करते हैं। ध्यान रखिएगा, पहली बात नोटेबल क्या है कि फिनोल्फ्थेलीन तभी रंग बदलता है जब सॉल्यूशन में सिर्फ NaHCO3 हो। यानी अगर आप इसका टाइट्रेशन कर रहे हैं, और इसमें इंडिकेटर के रूप में आप फिनोल्फ्थेलीन और
मिथाइल ऑरेंज भी डाल दीजिए, मिथाइल ऑरेंज भी डाल दीजिए, दोनों डाल दीजिए। अब मैं बताऊं आपको, आपको याद रखना होगा, अगर ये दोनों मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फथैलीन दोनों आपने इसमें डाल दिया है तो फिनोल्फथैलीन तब रंग बदलता है जब सॉल्यूशन में सिर्फ NaHCO3 रह जाएगा। यानी अगर आप फिनोल्फथैलीन और मिथाइल ऑरेंज दोनों डालेंगे, NaOH का रिएक्शन खत्म होने पे ये रंग नहीं बदलेगा क्योंकि सॉल्यूशन में ये और ये अभी भी मौजूद होंगे। फिर जब दोबारा रिएक्शन होगा, Na2CO3 रिएक्ट करके NaHCO3 में कन्वर्ट कर जाएगा, तब मैं कह सकता हूं बेस के नाम पर सिर्फ क्या बच जाएगा, NaHCO3 बच जाएगा। जब भी बेस के नाम पर NaHCO3 बच जाता है तब फिनोल्फथैलीन रंग बदल देगा, यानी यहां पे फिनोल्फथैलीन रंग बदलेगा, यहां पे फिनोल्फथैलीन जो है ना, फिनोल्फथैलीन अपना रंग बदल देगा, इट विल चेंज इट्स कलर। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं फर्स्ट पॉइंट क्या कि मैंने सीखा फिनोल्फथैलीन changes color when only NaHCO3 remains in the solution, of course और भी बहुत सारी चीजें हैं होगी सॉल्यूशन में, मैं बेस की बात कर रहा हूं। बेस के रूप में अगर सिर्फ NaHCO3 बच जाएगा तो है ना फिनोल्फथैलीन कलर बदलता है। ठीक है, ठीक है, फिनोल्फथैलीन ने यहां कलर बदल दिया तो आप समझ गए कि ये भी खत्म हो गया और ये उसमें बदल गया। अब खाली ये उसमें बदल गया, देख रहे हैं आप, Na2CO3 NaHCO3 बदल गया। अब सॉल्यूशन में कुछ NaHCO3 इसके बदलने से आया, कुछ पहले से था। अब इन दोनों को, इसको फिर से HCl से रिएक्ट कीजिए, जैसे ही H2CO3 बचता है सॉल्यूशन में, ठीक है, जब भी खाली H2CO3 सॉल्यूशन में बच जाता है तो मिथाइल ऑरेंज अपना रंग बदल लेता है, इंडिकेटर मिथाइल ऑरेंज रंग बदलता है। यानी दूसरी चीज क्या कह सकता हूं मैं, दूसरी चीज कह सकता हूं कि है ना मिथाइल ऑरेंज चेंजेस कलर ओनली when H2CO3 remains in the solution, ठीक है। यानी जैसे ही ये रिएक्शन कंप्लीट होगा, जैसे ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा और जैसे ही ये वीक एसिड H2CO3 बचेगा, इस यहां पर मिथाइल ऑरेंज रंग बदल लेगा। ठीक है, मिथाइल ऑरेंज भी अपना रंग बदल लेगा। तो कहीं ना कहीं एक एंड पॉइंट यहां पे आया जब फिनोल्फथैलीन ने रंग बदला, और दूसरा एंड पॉइंट तब आया जब मिथाइल ऑरेंज ने रंग बदला। यानी आमतौर पर टाइट्रेशन में एक ही बार रंग बदलता है इंडिकेटर, ठीक है, हम कहते हैं टाइट्रेशन पूरा हो गया। लेकिन यहां पे क्या है, ये एक स्पेशल टाइट्रेशन है जिसमें दो बार चीजें रंग बदल रही हैं। एक बार फर्स्ट एंड पॉइंट यहां आ रहा है जब फिनोल्फथैलीन एंड पॉइंट कहते हैं इसको, और ये जो है सेकेंड टाइम एंड पॉइंट आएगा जब मिथाइल ऑरेंज रंग बदलेगा। तो कह सकते हैं कि एक ही टाइट्रेशन में दो टाइट्रेशन हुआ है, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग, डबल टाइट्रेशन कहते हैं। ठीक है, डबल टाइट्रेशन की अंडरस्टैंडिंग को और बेहतर करने के लिए आइए एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि when a mixture of NaOH and Na2CO3 is titrated with 0.2 m HCl solution, it required 40 ml of solution. It required 40 ml of HCl with phenolphthalein as indicator. ठीक है, indicator. When the same amount of original mixture, when the same amount of original mixture is titrated against same
HCl solution using methyl orange as indicator, methyl orange as indicator, it required 50 ml of acid solution. Calculate the percentage composition of original mixture by weight. तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। आइए इसे सॉल्व करते हैं। कहा जा रहा है कि NaOH और Na2CO3 को का एक सॉल्यूशन बनाते हैं और HCl से ट्रीट करते हैं। 40 ml तब लगता है जब फिनोल्फथैलीन इंडिकेटर होता है, और फिर सेम अमाउंट ऑफ ओरिजिनल मिक्सचर को जब हम सेम HCl से टाइट्रेट करते हैं मिथाइल ऑरेंज के साथ, तब हमें 50 ml सॉल्यूशन लगता है। तो कितना परसेंटेज होगा बाय वेट इसका और इसका, ठीक है। इसका वेट W1 मान लीजिए, इसका W2 मान लीजिए, ठीक है। तो चलिए केस फर्स्ट सॉल्यूशन, केस फर्स्ट फिनोल्फथैलीन जो है इंडिकेटर है। तो आपको मालूम है कि फिनोल्फथैलीन के साथ जब HCl के साथ रिएक्शन करेंगे तो NaOH रिएक्ट करेगा ऐसे, NaOH प्लस HCl विल चेंज इनटू NaCl प्लस H2O, ऐसे चेंज हो जाएगा, ठीक है। और आपको मालूम है कि फिनोल्फथैलीन है ना, रंग तब बदलता है जब सिस्टम में HCO3 माइनस बन जाए। सिस्टम में खाली बेस के नाम पे HCO3 माइनस हो तब रंग बदलता है। तो आप यहां पे क्या लिख सकते हैं, Na2CO3, ये वाला Na2CO3 प्लस HCl चेंजेस इनटू NaHCO3, ठीक है, प्लस H2O, ठीक है, ऐसे लिखा जा सकता है। अब ये रिएक्शन हो रहा है फिनोल्फथैलीन एज ए इंडिकेटर के रूप में, ठीक है, जब इसका वेट W1 है और इसका वेट W2 है, ठीक है। इसके मान लीजिए नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स N1 लगे और इसके N2 लगे, तो इस वेट के करस्पॉन्डिंग इसके भी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स N1 होंगे और इस वेट के करस्पॉन्डिंग इसके नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स N2 होंगे, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि ये इसके बराबर होगा, इसके इक्विवेलेंट इसके बराबर होंगे, तो इन दोनों इक्विवेलेंट्स का सम इन दोनों इक्विवेलेंट्स के सम के बराबर होगा, ठीक है ना, बिल्कुल ऐसा कहा जा सकता है। तो यही बात मैं इक्वेशन बनाने में इस्तेमाल करने जा रहा हूं। मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं, यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है, यहां पे मैंने लिखा, मैं लिख सकता हूं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH प्लस नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ Na2CO3 विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ HCl, ठीक है, ऐसा लिख सकता हूं। अब NaOH के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कैसे निकलेंगे, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स निकल जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर प्लस इसके नंबर ऑफ मोल्स इनटू इसका वैलेंसी फैक्टर, और इसके नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कैसे निकलेंगे, मोलारिटी है ना, मोलारिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर्स, ठीक है, मोलारिटी 0.2 इनटू वॉल्यूम इन लीटर्स 40/1000, ऐसे लिखा, ठीक है। अब नंबर ऑफ मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर, NaOH का वैलेंसी फैक्टर यहां 1 है क्योंकि एक ही OH माइनस यहां पे ये है ना लूज कर रहा है, तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है। और नंबर ऑफ मोल्स आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि इसका वेट W1 है, ठीक है। तो W1 वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा, 23 प्लस 16 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 40, ठीक है, 40 हो जाएगा, ये आ गया। ऐसे ही नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ Na2CO3 कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ Na2CO3 हो जाएगा, है ना, नंबर ऑफ मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर कितना है इसका, तो ये कार्बोनेट एज अ बेस की तरह काम कर रहा है, इसने एक H प्लस एक्सेप्ट किया है और ये HCO3 में बदल गया है, आप देख सकते हैं, ठीक है। बाकी Na प्लस का कोई काम नहीं है, स्ट्रॉन्ग बेस NaOH का कॉन्जुगेट है Na प्लस,
तो वो कोई काम नहीं करता। तो यानी इसने एक H प्लस एक्सेप्ट किया और कोई बेस अगर एक H प्लस एक्सेप्ट करता है तो उसका वैलेंसी फैक्टर 1 हो जाएगा, यानी यहां पर इसका भी वैलेंसी फैक्टर 1 है। अब इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं, तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट 23 इंटू 2 46 प्लस 12 प्लस 16 3 48 106 आ जाएगा। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है, जो हमने पाया। अब सेकंड केस की बात की जाए, इसी सॉल्यूशन को केस सेकंड, इसी सॉल्यूशन को फिर से टाइट्रेट किया जा रहा है, लेकिन अब की बार मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर है। आपको पता है मिथाइल ऑरेंज तब रंग बदलता है जब सिस्टम में H2CO3 बच जाए तो फिर यही होगा, क्योंकि हमने एक फ्रेश सॉल्यूशन लिया इसलिए उसमें फिर से NaOH होगा। तो रिएक्शन कैसा हो जाएगा मिथाइल ऑरेंज के साथ? मिथाइल ऑरेंज जब भी इंडिकेटर होगा, रिएक्शन होगा NaOH प्लस HCl गिव्स NaCl प्लस H2O। ठीक है, और यहां पे क्या हो जाएगा Na2CO3 प्लस ट्वाइस HCl चेंजेस इनटू H2CO3 प्लस ट्वाइस NaCl। ठीक है, ऐसे रहा H2CO3 प्लस ट्वाइस NaCl। ठीक है, ऐसे लिख दिया। अब अगेन फिर वही बात कह सकते हैं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH इन दिस रिएक्शन will be equal to plus number of equivalents of Na2CO3 is equals to number of equivalents of HCl। ठीक है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH कितना होगा? नंबर ऑफ मोल्स इंटू वैलेंसी फैक्टर, नंबर ऑफ मोल्स इंटू वैलेंसी फैक्टर इज इक्वल्स टू मोलारिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम 50 ml लगा है सेकंड केस में। ठीक है, 50 ml क्यों लगा है? यहाँ पे दिया हुआ है ना, अगले टाइट्रेशन में 50 ml जो है ना HCl लगा, तो 50/1000 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कैसे लिखेंगे? नंबर ऑफ मोल्स तो वही हो जाएगा 41 W1/40 इंटू वैलेंसी फैक्टर, एक OH माइनस लूज किया इंटू 1। ऐसे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ Na2CO3 कितना हो जाएगा? W2 अपॉन है ना 106। ठीक है ना, इंटू वैलेंसी फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर इस कार्बोनेट आयन ने 2 H प्लस एक्सेप्ट करके H2CO3 में बदल गया। ठीक है, 2 H प्लस एक्सेप्ट करने की वजह से इसका वैलेंसी फैक्टर 2 हो जाएगा। नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों को सॉल्व करके हमें W1 और W2 की वैल्यू निकालनी है, और W1 और W2 की अगर वैल्यू आ गई तो हमें परसेंटेज कैलकुलेशन कर पाएंगे। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं। मैं ऐसा सोच रहा हूं कि इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को घटा दूं, है ना। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 जैसे ही घटाएंगे इसमें से इसको, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, और इसमें भी जो बचेगा वो W2/106 बचेगा। तो मैं लिख सकता हूं W2/106 इज इक्वल्स टू, आप अगर इसमें से इसको घटाएंगे तो W2/106 इंटू 1 इज इक्वल्स टू, इसमें से इसको घटा दीजिए, कितना आ जाएगा? 0.2 ही रहेगा। 50 माइनस 40 10 रहेगा, डिवाइड बाई 1000, यानी 0.2 इंटू 10/1000 हो जाएगा। ठीक है, दिस इज लाइक दिस, और W2 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 106/1000। W2 इज इक्वल्स टू 212/1000। W2 इज इक्वल्स टू 0.212। ठीक है, 0.212 ये आ जाएगा। ठीक है ना, W2 इज इक्वल्स टू 0.212 आ गया ग्राम। अच्छा, अब आगे की ये बात है कि अब W2 को आप यहां पे रख दीजिए। ठीक है, W2 को यहां पे रख दीजिए और आ जाएगा W1/40 इंटू 1 प्लस 0.212/106 इंटू 1 इज इक्वल टू, ये मैं W2 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रख रहा हूं। ठीक है, इक्वेशन 1 में रख रहा हूं। 106 इंटू 1 इज इक्वल टू 0.2 इंटू 40/1000। ठीक है, 1000, और W1/40 प्लस, ठीक है ना, ये आ जाएगा 2 इंटू 10 टू दी 2 बाई मेरे ख्याल से 1000 हो जाएगा। 2/1000 इज इक्वल्स टू 8/1000।
ठीक है ना, ये 8/1000 हो जाएगा और इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए, ये यहां घट जाएगा तो आ जाएगा W1/40 इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा 6/1000, 6/1000 आ जाएगा, यानी W2 की वैल्यू 0.24 ग्राम आ जाएगी। अब W2 की वैल्यू भी 0.24 ग्राम आ गई तो परसेंटेज निकालना उतना मुश्किल नहीं रह जाएगा। आप परसेंट, W2 नहीं है ये, सॉरी ये W1 है, ठीक है, W1 की वैल्यू आ गई तो अब परसेंटेज ऑफ NaOH कितना हो जाएगा, परसेंटेज ऑफ NaOH कितना होता है, आपको पता है कि NaOH की जो मात्रा है वो W1 है और Na2CO3 की W2 है, तो W1/W1 प्लस W2 ये परसेंटेज हो जाएगा NaOH का, ठीक है ना, तो परसेंटेज ऑफ NaOH इज इक्वल्स टू, है ना, W1/W1 प्लस W2 इंटू 100, ठीक है ना, यानी W1 कितना हो जाएगा, W1 की वैल्यू है 0.24 बाय 0.24, 0.212 इंटू 100, ठीक है, ये आ जाएगा 0.24 बाय 254 इंटू 100, ठीक है, नाउ दिस इज लाइक 24 बाय 0.452, इतना परसेंट। अब इसको सॉल्व करने की जरूरत है, ठीक है ना, और इसको सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो मैंने, है ना, पहले से सॉल्व किया हुआ है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 53.1%, ठीक है, 53.1% इसका वैल्यू आ जाए। सो परसेंटेज ऑफ NaOH इज इक्वल्स टू 53.1%। तो इसी तरह से आप परसेंटेज ऑफ Na2CO3 जो है वो भी निकाल सकते हैं, वो हो जाएगा 46.9%, ठीक है। तो ये काफी ही अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन था और इसमें हम लोगों ने, है ना, परसेंटेज निकाला। तो आप देख सकते हैं कि कैसे डबल टाइट्रेशन का क्वेश्चन है और दोनों इंडिकेटर्स यूज हुए हैं। फिनोल्फथैलीन के साथ बस इतना अंतर है कि एक H+ एक्सेप्ट करके HCO3 पे ही वो रंग बदल देगा, जबकि मिथाइल ऑरेंज के साथ ये 2 H+ एक्सेप्ट करता है और मिथाइल ऑरेंज तब रंग बदलता है जब H2CO3 है। तो आप देख सकते हैं बस एक वैलेंसी फैक्टर का फर्क था, ठीक है, और आपने सॉल्व कर लिया इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन था जो डबल टाइट्रेशन पे था। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, a certain amount of a mixture, a certain amount of mixture of NaOH and Na2CO3 is titrated with 0.5 N H2SO4 solution. When phenolphthalein is used as indicator, the volume of H2SO4 required for endpoint is 50 ml, ठीक है, is 50 ml. Then मिथाइल ऑरेंज, अब इसके बाद ना मिथाइल ऑरेंज ऐड किया जाता है, देन मिथाइल ऑरेंज is added and titration is continued for next endpoint, the amount of acid required is, the amount of acid
required is the amount of acid required is 20 ml. The amount of acid required is 20 ml. Determine the mass of NaOH and Na2CO3 in original mixture. तो पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस है क्या? पिछले क्वेश्चन में क्या था कि एक बार दो सॉल्यूशन एक जैसे लिए गए, इसको फिनोल्फथालीन से टाइट्रेट किया गया, इसको मिथाइल ऑरेंज के साथ टाइट्रेट किया गया। ये क्वेश्चन उसमें दो चीजें अलग अलग हुई थी। इसमें क्या है, एक सॉल्यूशन लिया, पहले फिनोल्फथालीन डालकर 50 ml लगा और ये रिएक्शन टाइट्रेशन के बाद चेंज हो गया, 50 ml लगा एसिड। अब फिर इसमें मिथाइल ऑरेंज डालेंगे और फिर से इसका टाइट्रेशन करेंगे, अगला फिर 20 ml लगा। तो पिछला केस में दो सेम सॉल्यूशन का अलग अलग इंडिकेटर से टाइट्रेशन था। सेम सॉल्यूशन का पहले फिनोल्फथालीन डाल के टाइट्रेशन किया गया और फिर मिथाइल ऑरेंज डाल के टाइट्रेशन किया गया। और है ना, आपको जो है मास NaOH और Na2CO3 का बताना है ओरिजिनल मिक्सचर में। ठीक है, हो जाएगा, बहुत मुश्किल नहीं है। ठीक है, सॉल्यूशन क्या है, मानते हैं कि Na2CO3 और NaOH के मास, ठीक है, NaOH और Na2CO3 का मास W1 और W2 है। ठीक है, W1 और W2 है, ये मास है। ठीक है, तो पहले जब मिथाइल ऑरेंज डाला गया होगा तब क्या रिएक्शन होगा? ठीक है, तो जब इसमें मिथाइल ऑरेंज डाला गया तो क्या रिएक्शन होगा? NaOH plus H2SO4 will change into Na2SO4 plus twice H2O। ये रिएक्शन हो रहा होगा। और साथ में है ना, आपको मालूम है कि मिथाइल ऑरेंज फिनोल्फथालीन तब रंग बदलता है जब सिस्टम में HCO3 माइनस बच जाए बेस के रूप में। ठीक है, तो Na2CO3 plus H2SO4 changes into NaHSO4 plus ठीक है NaHCO3 है ना, प्लस NaHSO4 ये मिथाइल ऑरेंज डालने के बाद ये रिएक्शन होगा। ठीक है, ये रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, तो इस समय जो एसिड लगा वो 50 ml लगा। ठीक है, जो एसिड लगा है वो आपका कहां गया? 50 ml लगा। ठीक है, 50 ml लगा। ठीक है, आप कह सकते हैं कि H2SO4 के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स जितने, क्योंकि इसने भी रिएक्ट किया इसने भी रिएक्ट किया है, तो इसके टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इन दोनों के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स के बराबर होंगे। तो इस स्टेज पर आप क्या इक्वेशन लिख सकते हैं? ठीक है, इस स्टेज पे आप लिख सकते हैं कि इस स्टेज पे आप इक्वेशन लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH प्लस नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ Na2CO3 इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ क्या? H2SO4। ठीक है, H2SO4 दोनों बराबर होंगे। ठीक है, अच्छा, अब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH कैसे निकले? तो सबका वेट पता है ना, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट मोल्स हो गया, और नंबर ऑफ मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर। आप देख सकते हैं यहां OH ने एक H+ लूज किया है, वैलेंसी फैक्टर 1 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही मैं इसके लिए लिख सकता हूं नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे बड़े आराम से। इसका वेट है W2, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा, तो ये आ जाएगा W2 अपॉन 106 इंटू वैलेंसी फैक्टर क्या है? तो इसने कार्बोनेट ने अब तक सिर्फ एक ही H+ एक्सेप्ट किया है और HCO3 का बदला है। ठीक है, इसका वैलेंसी फैक्टर 1 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ H2SO4, वो हो जाएगा नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। ठीक है, नॉर्मेलिटी है 0.5 बाय नॉर्मेलिटी है 0.5 इनटू वॉल्यूम इज 50 लीटर्स, है ना। ऑफ कोर्स उसको 50 ml है जिसको लीटर्स में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसमें हम मिथाइल ऑरेंज डाल देते हैं। नहीं, इसमें सॉरी, पहली बार फिनोल्फथालीन डाला गया है, यहां मुझसे गलती हो गई, है ना। फिनोल्फथालीन डाला गया है और ये रिएक्शन हुआ है। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, हम
मिथाइल ऑरेंज डाल देंगे। मिथाइल ऑरेंज डालने पर क्या रिएक्शन होगा? तो मिथाइल ऑरेंज डालने पर अब ये चीज रिएक्ट करेगी NaHCO3, ठीक है, NaHCO3 रिएक्ट करेगा। कैसे रिएक्ट करेगा? NaHCO3 प्लस H2SO4 चेंजेस इनटू H2CO3 प्लस, दो मोल ले लीजिए, है ना, H2CO3 प्लस Na2SO4, ठीक है, या एक ही रिएक्शन करिए, अभी एक स्टेप करिए, NaHCO3 प्लस H2SO4 चेंजेस इनटू H2CO3 प्लस NaHSO4, ये रिएक्शन हुआ है। मिथाइल ऑरेंज डालने पर एक चीज हुआ कि इसके जितने मोल्स थे, इसके कितने मोल्स थे? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट 106, ठीक है, इतने मोल्स थे। इसके एक मोल से ये एक मोल बना था, तो अगर इसके मोल्स W1/106 हैं तो इसके भी W1/106 मोल्स बने होंगे। फिर समझिएगा, इसके एक मोल से इसका एक मोल बनता है, ठीक है, तो यही रिएक्शन में अवेलेबल है क्योंकि रिएक्शन कंटिन्यूड है, यहां लिखा हुआ है रिएक्शन कंटिन्यूड है। तो अगर इसके एक मोल से इसका एक मोल बनता है, Na2CO3 के मोल्स कितने हैं? W1/106, तो इसके भी मोल्स W1/106 ही होंगे। और अगर इसके नंबर ऑफ मोल्स W1/106 है तो इस रिएक्शन के लिए भी W1/106 ही अवेलेबल होंगे, ठीक है। तो अब यहां पर इस मिथाइल ऑरेंज डालने के बाद मैं फिर से लिख सकता हूं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ NaHCO3 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ H2SO4, मैं लिख सकता हूं, ये है ना, लिख सकता हूं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ NaHCO3 कितना होगा? नंबर ऑफ मोल्स कितना है? W1/106 नंबर ऑफ मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर। आप देख सकते हैं HCO3 एक H प्लस एक्सेप्ट करके H2CO3 में बदल रहा है, ठीक है, H2CO3 में बदल रहा है, यानी इसका वैलेंसी फैक्टर 1 है, एक H प्लस एक्सेप्ट करा, तो इज इक्वल्स टू 1 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ H2SO4। अब आपको मालूम है कि फर्दर 20 ml एसिड लग गया 0.5 N, ठीक है, तो यहां पे आप लिख सकते हैं 0.5 N इंटू, है ना, 20 ml लगा, है ना, 20 ml लगा, तो 20/1000 लिख देंगे, 20/1000 हो जाएगा, ऐसे लिखा मैंने, ठीक है। अब इन दोनों को सिर्फ सॉल्व करना मात्र रह गया है, आप W1 और W2 की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है ना, W2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहां पे मुझे फिर एक गलती हो रही है ना, Na2CO3 यहां पे W2 था, तो ये भी W2 होना चाहिए, ठीक है, तो ये भी W2/106 हो जाए, यहाँ पे मुझे W2/106 लिखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि Na2CO3 W2 था ना, तो यहाँ पे भी W2/106 इसकी वैल्यू आ जाएगा। अब ये दो इक्वेशन है और हमको सॉल्व करना है, तो इतना मुश्किल काम नहीं, एक काम करते हैं, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 घटा देते हैं, ठीक है, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 घटाइए, क्या मिलेगा देखते हैं, घटाते हैं, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा W1/40 इज इक्वल्स टू, इसमें से इसको घटाएंगे तो 50 - 20 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, यानी 0.5 इंटू 30/1000, ठीक है ना, ये चीज आ जाएगी। तो W1 यहां से आ जाएगा और W2 डायरेक्टली यहीं से आ जाएगा। W2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? W2/106 इज इक्वल्स टू 0.5 इंटू 20/1000, ठीक है, तो हम इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा, W1 की वैल्यू आएगी 0.5 इंटू 3 इंटू 4/10, 4 से 12, 12 इंटू 0.5 इज 6, 6/10 इज 0.6 ग्राम, ठीक है ना, ये 0.6 ग्राम आ जाएगा। ऐसे आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, ये आ जाएगा W2 इज इक्वल्स टू, है ना, ये तो 1 हो जाएगा, 1 हो गया, यानी आप लिख सकते हैं 106/100 ग्राम, दैट इज 1.06 ग्राम, ठीक है। तो मैं क्या कह सकता हूं? मैं कह सकता हूं कि वेट ऑफ NaOH जो था वो W1 था और W1 की वैल्यू आ जाएगी 0.6 ग्राम, ठीक है, और वेट ऑफ Na2CO3 जो था है ना, Na2CO3 जो होगा वो दिया, मैंने कितना लिया था? वेट ऑफ Na2CO3 मैंने W2 लिया था, W2 लिया था।
तो यहां W2 की वैल्यू जो मैंने निकाली है 1.06 ग्राम आ जाएगी। तो दो क्वेश्चंस हम लोगों ने किए, हम लोगों ने डबल टाइट्रेशन पे दो क्वेश्चन किए। देखिए बहुत ज्यादा क्वेश्चंस डबल टाइट्रेशन पे नहीं होते हैं, दो तरह के क्वेश्चन किए और एक और बाकी है। पहला क्वेश्चन होता है कि आपने एक सॉल्यूशन लिया, इसमें फिनॉल और टाइट्रेशन किया, एक सॉल्यूशन लिया जिसमें मिथाइल ऑरेंज डाला, टाइट्रेशन किया, दोनों के अपने अपने इक्वेशन बनेंगे, सॉल्व करिए, इस पे क्वेश्चन बन जाता है। एक क्वेश्चन जो अभी हमने देखा, एक सॉल्यूशन लीजिए, फिनोल्फ्थालीन डालिए, टाइट्रेशन कीजिए, फिर खत्म हो जाए जब टाइट्रेशन इक्विवेलेंस पॉइंट आ जाए, अब उसमें मिथाइल ऑरेंज डालिए, फिर से टाइट्रेशन कीजिए, फिर दो इक्वेशन आपको मिल जाएंगे। और एक क्वेश्चन और बन सकता है जिसमें हम क्या करें कि तीनों को, है ना, तीनों कंपोनेंट ले लें, NaOH भी लें, NaHCO3 भी लें और Na2CO3 भी लें, ठीक है। ये तीनों चीजें एक साथ अगर हम ले लेते हैं, ठीक है, NaOH ले लें, Na2CO3 ले लें, NaHCO3 ले लें, ये तीनों चीज अगर एक साथ ले लें तो भी इस पे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। और यही तीन तरह के क्वेश्चन बनते भी है, ठीक है। तो आइए अब इस टॉपिक पे लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, डबल टाइट्रेशन पे, फिर इसके बाद बैक टाइट्रेशन पढ़ना होगा हम लोगों को। तो इस टॉपिक पे यानी डबल टाइट्रेशन पे मेरा ये लास्ट क्वेश्चन है, और मैंने आमतौर पर यही तीन तरह के क्वेश्चंस है ना डबल टाइट्रेशन पे देखे हैं, तीन कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन देखे। अब अगला क्वेश्चन क्या है, सॉल्यूशन ऑफ 3 ग्राम मिक्सचर, 3 ग्राम मिक्सचर, a solution of 3 gram mixture containing Na2CO3, NaHCO3 and NaOH was titrated with 1NHCl, ठीक है, 1NHCl, volume of HCl used was 34.4 ml, ठीक है, 34 ml when only phenolphthalein is used as indicator, and 55.8 ml when methyl orange is used as indicator from beginning. Calculate percentage composition of the mixture. तो 3 ग्राम मिक्सचर है, ठीक है, 3 ग्राम मिक्सचर है ना, किसका, Na2CO3 का, NaHCO3 का और NaH का, और इसको टाइट्रेट करते हैं। जब हम 1NHCl से इसको टाइट्रेट करते हैं तो 34.4 ml लगता है, और जब हम इसी मिक्सचर को फिर से, है ना, बिगिनिंग से अगर टाइट्रेट करते हैं मिथाइल ऑरेंज के साथ तो 55.8 ml लगता है। तो पूछा जा रहा है कि परसेंटेज बताइए इनका सबका परसेंटेज बताइए, ठीक है। इस क्वेश्चन को किया जा सकता है बड़े आराम से, ठीक है। एक काम करते हैं, दोनों के सबके वेट ले लेते हैं। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, तीन चीजें हैं, NaH, NaOH प्लस NaHCO3 प्लस Na2CO3। इसका वेट W1 ले लीजिए, इसका W2 ले लीजिए, इसका W3 ले लीजिए। तो एक इक्वेशन तो यही हो जाएगा, W1 प्लस W2 प्लस W3 इज 3 ग्राम, ठीक है, एक इक्वेशन तो यही हो गया। अब केस
केस फर्स्ट जब हम फिनोल्फथैलीन जो है इंडिकेटर के रूप में लेंगे, फिनोल्फथैलीन लेंगे तो क्या होगा? ठीक है, तो अगर हम फिनोल्फथैलीन इंडिकेटर के रूप में लेते हैं तो एक चीज तो पता है कि फिनोल्फथैलीन जब होता है तो वो कलर कब बदलता है? जब Na2CO3 NaHCO3 में बदल जाए, और NaHCO3 का कुछ नहीं होगा। NaHCO3 तब रंग बदलता है, NaHCO3 तब रिएक्ट करता है जब मिथाइल ऑरेंज हो। यानी फिनोल्फथैलीन इंडिकेटर के साथ कलर कब बदल जाएगा और कब हम रुक जाएंगे? जब खाली सिस्टम में HCO3 माइनस बचेगा। तो ये तो पहले से ही है, ये बच जाएगा, और ये CO3 माइनस HCO3 माइनस में जैसे ही कन्वर्ट हो जाएगा वहां पे चीजें रुक जाएंगी। ठीक है, तो याद रखिए फिनोल्फथैलीन जब रंग बदलेगा तब क्या क्या घटनाएं घटेंगी। ये तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने से पहले ही रंग बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये रिएक्ट करेगा और ये रिएक्ट करके इसमें चेंज होगा और रंग बदल जाएगा। इसकी बारी आते आते है ना फिनोल्फथैलीन रंग बदल देगा। मैं आपको याद दे रहा हूं, मैंने थ्योरी में बताया था कि सबसे पहले ये रिएक्ट करेगा क्योंकि स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है, फिर ये रिएक्ट करेगा क्योंकि ये सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है, और जैसे ही यहां रिएक्ट करके ये इसमें बदलेगा फिनोल्फथैलीन रंग बदल लेगा, क्योंकि इसके इसमें बदलते ही सिस्टम में ये और ये सिर्फ HCO3 बच जाएगा। ठीक है, तो क्या कह सकता हूं मैं, यहां क्या रिएक्शन होगा? पहला रिएक्शन होगा NaHOH प्लस HCl चेंजेस इनटू NaCl प्लस H2O, एक रिएक्शन होगा। और ये तो खप गया, मान लीजिए खत्म हो गया, फिर इसकी बारी आएगी, है ना, Na2CO3। ये दो स्टेप में रिएक्ट कर सकता है, एक बार एक H प्लस एक्सेप्ट करे और दूसरी बार फिर एक और H प्लस एक्सेप्ट करे। लेकिन जैसे ही ये एक H प्लस एक्सेप्ट करके NaHCO3 में बदलेगा, यानी इतना बदलाव आएगा, फिनोल्फथैलीन अपना रंग बदल लेगा और हम रुक जाएंगे वहीं। ठीक है, रिएक्शन रुक जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि ये HCO3 माइनस से बदल चुका है और ये HCO3 माइनस पहले से ही है, तो सिस्टम में सिर्फ HCO3 माइनस बच जाएंगे। और आपको मालूम है कि फिनोल्फथैलीन तब रंग बदलता है जब सिस्टम में खाली, है ना, HCO3 माइनस बच जाता है। ठीक है, तो एक इक्वेशन हम यहां से बना सकते हैं, है ना, इस टाइट्रेशन के अनुसार एक इक्वेशन क्या लिखा जा सकता है? एक इक्वेशन हम लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स जो HCl के लगे हैं वो इन दोनों के इक्विवेलेंट्स के सम के बराबर हो, यानी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH प्लस नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ Na2CO3 विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ HCl। मैं लिख सकता हूं, ठीक है ना, यानी क्या लिख सकता हूं? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स NaOH का कैसा आएगा? नंबर ऑफ मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर। NaOH में एक OH माइनस लूज कर रहा है, इसका वैलेंसी फैक्टर 1 हो जाएगा। ऐसे ही इसके नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कैसे आएंगे? इसके नंबर ऑफ मोल्स इनटू इसका वैलेंसी फैक्टर। आप देख सकते हैं ये जो है एक H प्लस आयन एक्सेप्ट कर रहा है इसमें, ठीक है, एक H प्लस आयन एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि सिंस ये एक H प्लस आयन एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है, इसलिए इस बेस यानी कार्बोनेट जो हमारा बेस है वो एक ही H प्लस आयन एक्सेप्ट करके HCO3 माइनस में चेंज कर रहा है। अगर ये सिर्फ एक H प्लस आयन एक्सेप्ट कर रहा है तो इस बेस, मैं आपको बताऊं कि किसी ऐसी चीज को बेस कह सकते हैं जो OH माइनस लूज करे या H प्लस आयन क्या करे? एक्सेप्ट करे। ठीक है, यहां पे ये H प्लस आयन एक्सेप्ट कर रहा है, ये बेस है, और सिंस एक ही H प्लस आयन एक्सेप्ट कर रहा है इसलिए इसका वैलेंसी फैक्टर 1 हो जाएगा। तो यहां पे इसका वैलेंसी फैक्टर भी 1 हो गया, इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ HCl। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ HCl निकालना उतना मुश्किल नहीं, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर्स कर देंगे, यानी 1 इंटू 34.4 बाई 1000 कर लेंगे। ठीक है, अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH कैसे आएगा? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, इसका मॉलिक्यूलर वेट 40 होता है। ठीक है, और इसके नंबर ऑफ मोल्स कैसे आएंगे? इसका वेट यानी W3 डिवाइड बाय 106 इसका मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2, एक इक्वेशन ये रहा मेरे पास, W1 प्लस W3 W2 प्लस W3 इज इक्वल टू 3 ग्राम्स। सेकेंड इक्वेशन मेरा ये आ गया जहां पे मैंने W1 और W3 में रिलेशनशिप निकाल लिया। अब अगले केस की बात करते हैं, केस सेकेंड, व्हेन मिथाइल ऑरेंज इज इंडिकेटर। व्हेन मिथाइल ऑरेंज इज इंडिकेटर, ठीक है, मिथाइल ऑरेंज जब इंडिकेटर है तब क्या होगा? अगर मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर के रूप में काम करेगा, ठीक है, अगर मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर के रूप में काम करेगा
तो क्या होगा अगर हम शुरू से इस रिएक्शन को कर रहे हैं, क्योंकि ये कहा गया है कि व्हेन and 55.8 ml when methyl orange is used as indicator from beginning। यानी फिर से इस मिक्सचर को हमने लिया और बिगिनिंग से हम, है ना, बिगिनिंग से हम रिएक्शन कर रहे हैं, हम बिगिनिंग से, शुरुआत से एकदम हम फिर से इसको मिथाइल ऑरेंज डालकर रिएक्ट कर रहे हैं, तो क्या होगा। ठीक है, आइए देखते हैं। अगर हम बिगिनिंग से शुरू करेंगे तो अब मैं कह सकता हूं कि NaOH तो रिएक्ट करेगा ही HCl से, NaCl प्लस H2O बनेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट नंबर इसका आएगा और ये पूरा रिएक्ट करेगा, यानी NaH Na2CO3 प्लस ट्वाइस HCl। ये रिएक्ट दो स्टेप में क्या होगा, पहले ऐसे बना होगा NaHCO3 प्लस NaCl, फिर ये NaHCO3 फिर से HCl से रिएक्ट करके Na2CO3 प्लस NaCl बनाया होगा, है ना। लेकिन अगर मिथाइल ऑरेंज होता तो यहीं पे रंग बदल जाता, क्योंकि सिस्टम में सिर्फ बेस के नाम पे HCO3 बच जाता। लेकिन यहां मिथाइल फिनोफ्थलीन होता तो यहीं पे रंग बदल जाता और हम रिएक्शन HCl ब्यूरेट से डालना बंद कर देते, तो एक इक्वेशन बनता जो कि ऊपर लिखा है। लेकिन चूंकि यहां पर, है ना, इस स्टेज पर रंग नहीं बदलेगा, इसलिए अगला स्टेप भी हो जाएगा। ठीक है, तो अगला स्टेप भी हो गया। इन दोनों को जोड़ दीजिए, ऐसा लग रहा है जैसे ये दोनों जुड़ के 2 हो जाएंगे, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों जुड़ के 2 हो जाएंगे। ठीक है, और ये यहां आ जाएगा Na2CO3। तो आप देख सकते हैं रिएक्शन बैलेंस्ड है। ये आ जाएगा Na2CO3 प्लस, है ना, सॉरी H2CO3 प्लस ट्वाइस NaCl में बदल जाएगा। ये मिथाइल ऑरेंज के साथ रिएक्शन होगा। ये एक रिएक्शन हुआ, प्लस अभी इस सिस्टम में NaHCO3 अलग से मौजूद है। ये NaHCO3 भी HCl से रिएक्ट करके H2CO3 और प्लस NaCl में चेंज करेगा। आप ध्यान दीजिएगा, है ना, बेस के अब मिथाइल ऑरेंज तब रंग बदलता है जब H2CO3 मौजूद हो एज एसिड सिस्टम में। ठीक है, बाकी ये NaCl बहुत काम का नहीं है, क्योंकि आपको मैंने आयनिक में पढ़ाया है कि स्ट्रॉन्ग बेस का कॉन्जुगेट या स्ट्रॉन्ग एसिड HCl का ये कॉन्जुगेट है। स्ट्रॉन्ग चीजों के कॉन्जुगेट पुअर होते हैं, वो किसी से रिएक्ट नहीं करते। तो NaCl का कोई रोल नहीं है, वाटर का कोई रोल नहीं है, यही एसिड है जो पीएच तय करेगा। और इस जब भी H2CO3 सिस्टम में मौजूद होता है, MO मिथाइल ऑरेंज जो है अपना रंग बदल लेता है। ठीक है, तो यहां पर अंततः एसिड के नाम पर H2CO3 बच गया है, यानी मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर के रूप में रंग बदल लेगा और हम रोक देंगे। अब हम क्या कह सकते हैं कि टोटल HCl के जो भी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स होंगे वो इन तीनों के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स के सम के बराबर हो जाएंगे। यानी मैं कह सकता हूं कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH प्लस नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ Na2CO3 प्लस नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ NaHCO3 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ HCl। ठीक है, ऐसा मैं लिख सकता हूं। अब आइए एक इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, एक इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करते हैं। क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH के लिए लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH इनटू वैलेंसी फैक्टर। साफ दिख रहा है एक OH लूज कर रहा है, वैलेंसी फैक्टर 1 हो जाएगा। और नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकल जाएंगे, तो इसका वेट जो है W1 है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ले लेंगे W1 अपॉन 40, ये इसके नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स आ गए। ठीक है, प्लस इसके नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कैसे आएंगे, इसके नंबर ऑफ मोल्स इनटू इसका वैलेंसी फैक्टर। आप देख सकते हैं यहां जो कार्बोनेट ने 2H प्लस एक्सेप्ट करके H2CO3 में बदला है, अब चूंकि इसने 2H प्लस एक्सेप्ट किया है, ठीक है ना, इसलिए इसका वैलेंसी फैक्टर 2 हो जाएगा। ठीक है, और नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, यानी, है ना, W2 अपॉन, ठीक है ना, Na2CO3 का वेट जो है वो W3 है, W3 अपॉन 106 हो जाएगा, प्लस, ठीक है। ऐसे ही इसके लिए क्या लिखोगे, इसके नंबर ऑफ मोल्स इनटू NaHCO3 का वैलेंसी फैक्टर। आप देख सकते हैं HCO3 ने एक ही H प्लस एक्सेप्ट किया है, ठीक है, H2CO3 बनने में। चूंकि इसने एक H प्लस एक्सेप्ट किया है, इसलिए इसका वैलेंसी फैक्टर 1 हो जाएगा। और इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे, इसका वेट जो कि W2 है, ठीक है, इसका वेट जो कि W2 है डिवाइड बाय इसका मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट 23 प्लस 1 24 प्लस 12 प्लस 16 3 48, ठीक है, आप जोड़ेंगे तो ये 84 आ जाएगा।
इज इक्वल्स टू, है ना, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ HCl इक्वल, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ HCl कैसे निकल जाएगा, नंबर ऑफ नॉर्मेलिटी HCl की 1 है इनटू वॉल्यूम इन लीटर्स, वॉल्यूम कितना लगा है 55.8, ठीक है, 55.8 बाय 1000, ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब मुझे इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है, तो ये इक्वेशन सॉल्व करना है हम लोगों को, बड़े आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। एक काम करते हैं, इन दोनों को घटा देते हैं, ठीक है, इन दोनों को अगर हम लोग घटाएंगे, ठीक है, तो मुझे W2 और W3 में एक रिलेशनशिप मिल जाएगा, ठीक है, और W2 और W3 में एक रिलेशनशिप हो जाएगा, W1 और W3 में एक रिलेशनशिप हो जाएगा, तो फिर हम वहां से W3 निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, पहले इक्वेशन 2 और 3 को घटाइए, इसमें से उसको घटा दीजिए, ठीक है। अगर आप इसमें से उसको घटाएंगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2 इंटू दिस थिंग एंड 1 इंटू दिस थिंग घट के इतना ही बचेगा, यानी मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, यहां पे लिख सकता हूं W3 बाय 106 इंटू 1 प्लस, ठीक है, W2 बाय 84 इंटू 1 इज इक्वल्स टू, घटा दीजिए, 55.8 माइनस 34.4 बाय 1000, ठीक है, ये आ जाएगा W2 बाय 106 इंटू W2 बाय 84 इज इक्वल्स टू 21.4 बाय 1000, और ऐसे ही आप इसको ले लीजिए, है ना, इस इक्वेशन को ले लीजिए, ये आ जाएगा, है ना, W3 बाय 106 प्लस W3 बाय 106 प्लस W1 बाय 40 इज इक्वल्स टू 34.4 बाय 1000। अब हम लोग को सॉल्व करना है इसको, ठीक है, और आप यहां पे, है ना, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने में थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट है और कुछ नहीं है, ठीक है ना, लेकिन सॉल्व किया जा सकता है। आप क्या लिख सकते हैं, आप ये चीज आ गई, आप इसको क्या लिख सकते हैं, है ना, W2 को भी आप W3 के टर्म्स में लिख दीजिए, W1 को भी W3 के टर्म्स में लिख दीजिए और फर्स्ट इक्वेशन में डाल दीजिए, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। यानी मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं, W2 को लिख सकता हूं, ठीक है, यहां से W2 की वैल्यू W3 के टर्म्स में निकालते हैं, यहां पे W1 की वैल्यू W3 के टर्म्स में निकालते हैं और फर्स्ट इक्वेशन में रख देते हैं, ठीक है, इस फर्स्ट इक्वेशन में रख देते हैं। तो मैं ये फर्स्ट इक्वेशन उठा रहा हूं, मैं लिख सकता हूं फ्रॉम इक्वेशन 1 वी कैन से W1 प्लस W2 प्लस W3 इज 1 ग्राम, 3 ग्राम। W1 can be written as 34.4 by 1000, है ना, माइनस W3 by 106 प्लस W2 can be written as ठीक है, हाँ ठीक है, W1 बाई 40 जो है वो 34.4 बाई 1000 इंटू W3 माइनस 106 है। W1 कितना आएगा, इंटू 40 भी करना होगा मुझे, ठीक है, मैं यहां पे थोड़ा सा मिटा दे रहा हूं इसको, ठीक है, ये इंटू 40 करना होगा। तो सो आई कैन से कि W1 को क्या लिख सकते हैं, 40 इंटू दिस थिंग, ठीक है। ऐसे ही W2 को क्या लिख सकते हैं, है ना, 21.4 बाई 1000 माइनस दिस इंटू 84, यानी 84 इंटू 21.4 by 1000 minus W2 W3 by 106 plus W3 is equals to 3 ग्राम, ठीक है ना, 3 ग्राम। क्या लिख सकते हैं, ये आ जाएगा, this is like 40 into 34.4 plus
84 into 21.4 by 1000 minus 40 W3 by 106 minus 84 W3 by 106 plus W3, या मैं लिख सकता था W3 माइनस दिस एंड दिस, और लिख सकता था मैं W3 माइनस 40 W3 माइनस 84 W3 by 106 is 3. ठीक है, आइए इसको सॉल्व करते हैं. ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं. ये आ जाएगा, ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 344 into 4, 4 4 are 16, 4 16 17, 4 3 12, 113, 1376 आ जाएगा. प्लस इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे 84 into 21.4 मल्टीप्लाई करेंगे 4 4 16, 4 1 4 1 5, 4 2 8, 856 हो गया. ठीक है, 8 4 32, 8 1 8, 9 10 11, 1 यहाँ पे 1, 8 2 10, 1 11. यहाँ पे फिर गड़बड़ हो रहा है. 4 4 16, 1 यहाँ पे 6, 4 1 4, 1 5, 4 2 8. ठीक है, 4 4 16 में 8 4 32, 8 1 8 और 3 11, 1 यहाँ पे 1, 8 2 16, 117. ठीक है ना, 17976 by 1000 प्लस W3 कॉमन लेके मैं लिख सकता हूं. तो ये थोड़ा क्लमजी हो रहा है, मैं इस तरफ मूव करना चाहता हूं. ठीक है, क्योंकि हम लोगों को ये क्वेश्चन तो हम लोगों ने देख ही लिया है. ठीक है, तो इस क्वेश्चन को इस जगह मैं सॉल्व करता हूं इसको. ठीक है, तो ये आ जाएगा यहां पर हम जोड़ सकते हैं. यहां पे थोड़ी सी गलती हो गई मुझसे, 1376 है ये. ठीक है, मैं इसको फिर से लिख रहा हूं. ठीक है, जब आप इस पूरी चीज को कैलकुलेट करेंगे एक साथ तो इसकी वैल्यू आएगी. ठीक है, 3176.73.6 अपॉन 1000. ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैंने इस पूरी चीज की वैल्यू है ना, ये 3176.6 आएगा डिवाइड बाय 1000 माइनस ये कर रहा हूं. ठीक है, 106 W3 प्लस 106 W3 माइनस 40 W3 माइनस 84 W3 बाय 106 इज 3 ऐसा लिख सकता हूं. ये आ जाएगा. ठीक है, 3.1736 प्लस 106 माइनस 124 W3 by 106 is 3. ठीक है, ये W3 है. ये इसमें घटाइए, दिस इज लाइक minus 18 W3 by 106 is equals to minus 0.1736 हो जाएगा. ये इधर जाएगा तो ठीक है ना, माइनस माइनस गेट्स कैंसल्ड. 18 W3 is equals to 106 into 0.17636. देखिए इस क्वेश्चन का आंसर मुझे मालूम है, इसका आंसर बहुत सिंपल आएगा है ना, 1 ग्राम आएगा.
लेकिन मैं सॉल्व इसलिए कर रहा हूं ताकि है ना आप व्यूवर्स देखें कि इसको सॉल्व करना आपको दे दे ऐसे चाहिए। लगभग ये 18.4 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 18.406 आएगा, अप्रोक्सीमेटली 18 है। सो दिस इज लाइक 1 ग्राम, ठीक है। या 18 पॉइंट अगर 4 भी लेते तो ये 1.022 आता, 1.022 ग्राम आता, विच इज अप्रोक्सीमेटली 1 ग्राम। तो एक चीज तो मैंने सीख लिया कि W3 की वैल्यू आ गई, ठीक है ना, W3 की वैल्यू 1 ग्राम हो गए, ये चीज क्लियर हो गया, ठीक है। W3 की वैल्यू, चलिए मैं यहां लिख देता हूं, W3 की वैल्यू 1 ग्राम हो गए, W3 इज 1 ग्राम। अब बस एक W2 या W1 निकालना है तो बाकी सबकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये एक इक्वेशन तो मैंने सॉल्व कर लिया, W3 आ गया। अगर W3 आ गया तो मैं W1 निकाल सकता हूं, है ना। एक काम करते हैं, है ना, W3 आ गया तो मैं W1 निकाल सकता हूं बड़े आराम से, मैं इक्वेशन नंबर 2 इस्तेमाल कर लूंगा, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 इस्तेमाल कर लूंगा, ये आ जाएगा, ठीक है। दिस टर्न्स आउट टू बी W1 this turns out to be W1 equation number 1 from equation 1 है ना, W1 by 40 from equation 2, I'm sorry, ये equation 2 है ना, ये वाला equation 2 है, मैं ये equation इस्तेमाल कर रहा हूं। W3 की वैल्यू मुझे पता है तो मैं लिख सकता हूं W1 by 40 into 1 प्लस W3 की वैल्यू मैंने 1 ग्राम रख दी, 1/106 is equals to 34.4 by 1000, ठीक है। मैं इसको और इसको पॉइंट्स में लिख रहा हूं तो इसको लिख सकता हूं W1 by 40 प्लस इसको तो पॉइंट्स में हम तुरंत लिख सकते हैं 0.0344 और 1/106 को पॉइंट्स में लिख सकते हैं 0.1 डिवाइड बाय 106 को हम लोग लिख सकते हैं 0.0, ठीक है, 0.0094 ये आ जाएगा, ठीक है ना। अब मैं लिख सकता हूं W1 by 40 is equals to 0.0344 minus 0.0094, ठीक है ना। और ये आ जाएगा W1 is equals to 40 इंटू, अब इन दोनों को घटाएंगे तो क्या आएगा, 4 minus 4 is 0, है ना, और 14 minus 9 is 5, ठीक है, और 2 ही रह जाएगा, ठीक है, 0.025, ठीक है, 0.025 आ जाएगा, यानी W1 is equals to 4 into 0.25, ये 1 ग्राम आ जाएगा, ठीक है, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने सीखा कि W1 भी 1 ग्राम आ गया, W1 भी 1 ग्राम आ गया, ठीक है। और अगर तीनों जोड़कर 3 ग्राम थे तो मैं कह सकता हूं W2 भी 1 ग्राम हो जाएगा, ठीक है, 1 ग्राम हो जाए। तो बड़े आसानी से क्वेश्चन, आसानी से तो नहीं कहूंगा, है ना, थोड़ा सा लंबा रहा, ठीक है, लेकिन हाँ हम लोगों ने सॉल्व कर लिया इन तीनों इक्वेशंस को, तीनों की वैल्यू 111 ग्राम आ रही है। तो अगर हमसे पूछा गया था कि परसेंटेज निकालिए तो मैं परसेंटेज बड़े आसानी से निकाल सकता हूं, है ना। परसेंटेज ऑफ NaOH will be 1/1 plus 1 plus 1 into 100, that is 33.33%. ऐसे ही परसेंटेज ऑफ NaHCO3 will be 1 by 1 plus 1 plus 1 into 1000, which is 33.33, ठीक है। और ऐसे ही परसेंटेज ऑफ Na2CO3 will be equal to 1 by 1 plus 1 plus 1 into 1000, that is 33.33, ठीक है ना। तो मैं कह सकता हूं कि जो परसेंटेज आ जाएगा, है ना, जो हमारा फाइनल आंसर है वो ये हो जाएगा कि हर चीज का, है ना, बाई वेट परसेंटेज इस मिक्सचर में कितना था, 33.33 था, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चंस काफी हैं आपको इस चीज का टेस्ट देने के लिए कि डबल टाइट्रेशन क्या होता है, ठीक है। अब लास्ट एक टॉपिक और बच जाता है ना, एसिड बेस्ड टाइट्रेशन में, वो है बैक टाइट्रेशन, ठीक है। और फिर इस लेक्चर को हम लोग एंड कर सकते हैं और अगले लेक्चर में हम लोग रेडॉक्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट चीज देखते हैं, बैक टाइट्रेशन। बैक टाइट्रेशन क्या होता है,
बैक टाइट्रेशन। कई बार ऐसा देखा गया है कि अच्छा, बैक टाइट्रेशन एक जनरल कॉन्सेप्ट है, ये अभी मैं आपको एसिड बेस्ड टाइट्रेशन के केस से बता रहा हूं, कल को इसको मैं रेडॉक्स टाइट्रेशन के केस में भी बताऊंगा। तो इस जनरल कॉन्सेप्ट को सीख लेते हैं। क्या कई बार ऐसा होता है जैसे कि आप किसी एक स्पीशी Z को टाइट्रेट कर रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, जिससे टाइट्रेट कर रहे हैं मान लीजिए X, उसको एक्सेस में ले लीजिए, प्रोडक्ट में बदल गया, और फिर ये तो खत्म हो गया होगा क्योंकि ये एक्सेस में है, और फिर ये जो X जो एक्सेस में बच गया है, इससे रिएक्ट करने के बाद जो बच जाए उसको फिर Y से, किसी Y चीज से टाइट्रेट कर दीजिए, प्रोडक्ट बन जाएगा। अब होगा क्या, आपने जितना X लिया उसका कुछ भाग, है ना, जितना आपने X लिया उसका कुछ भाग Z से रिएक्ट किया, और उसी Z X का कुछ भाग Y से रिएक्ट कर जाएगा, ठीक है। यानी इसके जितने भी मोल्स इक्विवेलेंट्स होंगे, इसमें कुछ भाग Z से रिएक्ट करेंगे, कुछ भाग Y से रिएक्ट कर जाएगा। तो मैं कह सकता हूं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ Z प्लस नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ Y will be equal to number of equivalents of X, लिख सकता हूं, ठीक है। क्यों, है ना, क्योंकि ध्यान रखिएगा, जैसे इसके मैंने मान लीजिए 50 इक्विवेलेंट है, तो 50 इक्विवेलेंट लिए तो 30 ही इससे रिएक्ट किए, मान लीजिए 20 बच गया, तो 20 इससे रिएक्ट कर जाएगा, यानी 30 प्लस 20, इसका 30 इसके 30 से रिएक्ट किया होगा, जो 20 बचा वो इससे रिएक्ट किया और रिएक्शन कंप्लीट हो गया। तो मैं कह सकता हूं इसका 30 इसके बराबर और इसका जो 20 बच गया वो इसके बराबर, यानी इसका 30 और 20 50 इक्विवेलेंट इसके और इसके इक्विवेलेंट के बराबर होंगे। यही बैक टाइट्रेशन होता है कि जिस चीज से आपने टाइट्रेशन किया उसको बैक किसी और चीज से टाइट्रेट कर दिया गया ना, इसको बैक टाइट्रेशन कहता है, ठीक है। कि ना आपने फिर से जो चीज टाइट्रेंट के रूप में आपने इस्तेमाल की, देखिए बैक टाइट्रेशन का मतलब क्या है, Z टाइट्रेट था, X टाइट्रेंट था, एक्सेस डाल दिया आपने, अब इसके अंदर X बच गया, अब X टाइट्रेट हो जाएगा और उसको बैक टाइट्रेशन हम कर रहे हैं किससे, Y से, Y टाइट्रेंट इसका हो जाएगा, ठीक है। सो बैक टाइट्रेशन कहते हैं। तो ये हमेशा टाइट्रेशन, बैक टाइट्रेशन के केस में, है ना, ये इक्वेशन लग जाता है, या जिस अननोन चीज की आप मात्रा निकालना चाहते हैं उसके नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स क्या हो जाएंगे, जिस चीज के टाइट्रेशन से वैल्यू निकालना चाहते हैं वो अक्सर हो जाती है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ X माइनस नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ, है ना, Y हो जाएगी, ठीक है। इनमें से कोई भी, है ना, फंडा इस्तेमाल कर सकते हैं। इस चीज को और अच्छे से समझने के लिए आइए एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ऑन बैक टाइट्रेशन। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 5 ग्राम सैंपल ऑफ calcium hydroxide is dissolved in 50 ml 0.5 NaHCl solution. The excess of HCl is back titrated with 0.3 NaOH, full stop. The volume of NaOH, the volume of NaOH used is 10 ml. Calculate the percentage purity of calcium hydroxide. ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं। 5 ग्राम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसको डिसॉल्व किया गया है 50 ml 0.5 NaHCl सॉल्यूशन में, एंड जरूर HCl बच गया होगा क्योंकि उसको फिर से टाइट्रेट करना पड़ रहा है बैक टाइट्रेट NaOH से, और इसमें 10 ml लग रहा है। तो कह रहे हैं क्या परसेंटेज प्योरिटी है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं। मान लीजिए जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सैंपल है उसमें इसका रियल वेट W है, जो कि वेट 5 ग्राम दिया है, तो 5 ग्राम में कुछ इंप्योरिटी होगी, इसका रियल वेट मान लीजिए W है। तो जो परसेंटेज प्योरिटी पूछा गया कितना परसेंट प्योर है,
वो निकल जाएगा। परसेंटेज प्योरिटी इज इक्वल टू जितना वेट इसका ओरिजिनली है बटा जितना टोटल वेट है इंटू 100। ये 5 ग्राम में इंप्योरिटी भी है, इस 5 ग्राम में इंप्योरिटी भी है, और इस 5 ग्राम में से W ग्राम प्योर है ना। यानी अगर ये 3 ग्राम होगा 3/5 इंटू 100 60% प्योर होगा। ठीक है ना। तो परसेंटेज प्योरिटी है ऐसे निकल आएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड HCl से रिएक्ट करता है और जो बचा HCl है वो NaOH से रिएक्ट करता है। यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पहले HCl से रिएक्ट करता है और फिर जो बचा HCl है उससे कौन रिएक्ट करेगा? भाई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड HCl से रिएक्ट करता है और जो बच गया है वो फिर NaOH से रिएक्ट करता है। यानी मैं कह सकता हूं कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स जितने भी होंगे HCl के वो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH के बराबर होंगे। ठीक है, NaOH के बराबर होंगे। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ HCl कैसे निकलेगा? नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर्स। नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर्स 50/1000 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसे निकलेगा? वेट हमें पता ही है, तो नंबर ऑफ मोल्स इंटू वैलेंसी फैक्टर। आप जानते हैं किसी भी बेस का वैलेंसी फैक्टर क्या हो जाएगा? जितने OH माइनस वो लूज करेगा। ठीक है, यानी नंबर ऑफ मोल्स इंटू वैलेंसी फैक्टर 2। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेंगे? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? 16 और 1 17, 17 दूनी 34 और 40 कितना हो जाएगा? 74। ठीक है, 74 हो जाएगा, है ना। 16 और 1 17, 17 दूनी 34 और 40 74 हो गया। तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा। ठीक है, प्लस नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH कैसे निकलेगा? है ना, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH बड़े आसानी से निकल जाएगा। नॉर्मेलिटी पता है, नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर्स। वॉल्यूम इन लीटर्स निकल जाएगा, 10 ml है, 10/1000 हो जाएगा। ठीक है ना। तो आप इसको सॉल्व कर लें, आंसर आ जाएगा। दिस इज लाइक 25/1000 इज इक्वल टू W बाय, है ना, इसको भी कैंसिल कर दो, 37 प्लस 3/1000। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा W/37 इज इक्वल्स टू 22/1000। ठीक है, W इज इक्वल्स टू 37 इंटू 22/1000। अब 37 इंटू 22 आप कर सकते हैं 74 प्लस 74 814 आ जाएगा ये, डिवाइड बाय 100। ठीक है, तो W की वैल्यू हो जाएगी 0.814। ठीक है, ग्राम। अब अगर W की वैल्यू 0.814 ग्राम आ गई है, ठीक है, 0.814 आ गया है, तो इस वैल्यू को आप यहां रखिए। ठीक है, यहां रखिए, परसेंटेज आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 0.814 इंटू 100/5 दैट इज 81.4/5 5 16 80.5228 यस परसेंटेज। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड का जो परसेंटेज है वो 16.28 हो जाएगा। ठीक है, तो इस लेक्चर नंबर 9 और 8 में हम लोगों ने, है ना, रेडॉक्स एसिड बेस टाइट्रेशन पे डिटेल्ड बातचीत की और बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं। हमने ये भी जाना कि डबल टाइट्रेशन क्या होता है और बैक टाइट्रेशन क्या होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में और बात करते हैं रेडॉक्स टाइट्रेशंस की। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।